प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, तो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्षों की भी सूची जारी करने वाली है। तो वहीं कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। कांग्रेस की ओर से भी नई पार्टी कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत जिला अध्यक्ष बनने के लिए 10 सवालों के जवाब देने जरूरी होंगे। इसके साथ ही पार्टी की ओर से कई तरह के नियम और शर्तें जारी की गई हैं। अब जब बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव को लेकर एक्टिव मूड में है, तो प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल पार्टी सपा भी बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। सपा की ओर से नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसके तहत सपा अध्यक्ष ने कमेटियां भंग करने के निर्देश भी दिए हैं। अब जल्द ही कमेटियों का गठन भी किया जाएगा। चुनावी माहौल में उतरने के लिए सपा भी पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। तो वहीं 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। देखना यह दिलचस्प होगा कि इन तैयारियों का कितना असर हो पाता है इस चुनाव में। उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि तैयारियां किस तरह की चल रही हैं सभी पार्टियों की ओर से। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बताते चले कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। दूसरी लिस्ट भी आज जारी कर दी गई है। सपा की ओर से भी बूथ स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको बताते चले कि कांग्रेस भी पूरी तरह से चुनाव जिला अध्यक्ष की भी नियुक्ति करने के लिए 10 सवालों के जवाब की शर्त रखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की ओर से रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके की रणनीतियों पर चर्चा कर रही है, काम कर रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इन सब चीजों का मोर्चा संभाले हुए हैं ताकि संगठन मजबूती के साथ आगामी चुनाव को लड़ सके। लेकिन कल ही उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है मिल्कीपुर सीट पर। अब देखना यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इन सभी पार्टियों का जिस तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए तैयारियां चल रही हैं, क्या मिल्कीपुर सीट पर यह देखने को यह ताकत मिलती हुई नजर आएंगी। कौन सी पार्टी अपना दमखम यहां पर दिखाएगी, कौन से पार्टी के कब्जे में मिल्कीपुर का सीट होगा, यह भी हमें 8 फरवरी को आपको बता दें कि देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष की चुनाव करके मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। और आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संचालित भी होगा। तो वहीं कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। जिला अध्यक्ष बनने के लिए 10 सवालों के जवाब देने, ऐसे तमाम नियम और शर्त भी लागू किए गए हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। बालकृष्ण पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत। अभिषेक वाजपेयी हैं, सपा के प्रवक्ता। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका भी स्वागत। लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बालकृष्ण पांडे जी आपके पास आते हुए। बालकृष्ण पांडे जी, जिस तरह से देखा गया कि लोकसभा के चुनाव में संगठन और सरकार में कुछ तालमेल की कमी नजर आई, नतीजा यहां तक पहुंच गया कि सीटें कम हुई, बहुमत का आंकड़ा आप छू नहीं पाए। क्या इन सब को देखते हुए, आकलन करने के बावजूद, क्या आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बूथ स्तर पर तैयारी होनी चाहिए? जिस तरह से जिला अध्यक्ष की बात कर ले, चुनाव प्रभारी की बात कर ले, मंडल अध्यक्ष की बात कर ले, क्योंकि तमाम तरीके के नतीजे पर आप पहुंच रहे हैं। खुशबू जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहता हूं, क्योंकि आपने सवाल पूछा है कि संगठन और सरकार में मतभेद। संगठन और सरकार में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। सरकार जो है वो लोक कल्याणकारी, जो हमारा उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य के लिए काम करना, राज्य की स्थापना करना। सरकार उसके लिए काम करती है। जो हमारे संगठन का लक्ष्य है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो मानबिंदु, जो चीजें निर्धारित की हैं, उनके आधार पे हमारा संगठन काम करता है और लोक हित में और अन्य लोगों के हित में इस प्रकार से काम करके संगठन अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करता है। और जनमानस में जो चीजें हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे वो अंत्योदय हो, इन सब विषयों को लेके संगठन अपना काम करता है। तो किसी भी प्रकार का कोई मतभेद कभी संगठन और सरकार के बीच में नहीं रहा है। इस प्रकार की बातें, ये एक तरीके से जिस प्रकार का एक अफवाह फैलाएगी, उस प्रकार बालकृष्ण पांडे जी, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में देखा गया, संगठन लगातार कई आरोप भी थे
ये मैं नहीं कह रही हूं, आप भी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ, नतीजे किस तरह के आए, बहुमत के आंकड़े आप छू नहीं पाए। उत्तर प्रदेश इतने बड़े प्रदेश में आप मुझे वहां पहले के पहले रुकिए एक बार। जी बहुमत के आंकड़े हम छू नहीं पाए। हमको जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं इस बार, जितनी सीटें भारतीय जनता को पार्टी को प्राप्त हुई, पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें मिला के भी नहीं मिली हैं। तो ये देश जिस प्रकार से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है, इस देश के जनमानस ने जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में विकास का जो मोदी जी का फार्मूला था, जो इस देश को विकसित और सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी ने लक्ष्य लिया था, उसको प्रमाणित किया अपना मत देके। आज मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार इस देश में सरकार चल रही है। तो पहली बात तो ये परसेप्शन मत क्रिएट करिए कि हमारी 10-20 सीटें कहीं कम हो गई या 10-20 सीटें हम बहुमत से कम रह गए। परसेप्शन मेरा नहीं है सर, बालकृष्ण पांडे जी, ये परसेप्शन मेरा नहीं है। ये आपने भी देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हुआ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके आंकड़े बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर आप संतुष्ट हैं सर, अगर आप संतुष्ट हैं बालकृष्ण पांडे जी, अगर आप अपने उस नतीजे से काफी संतुष्ट हैं तो ठीक है, उसी तरह से तैयारी करिए और कांग्रेस जिस तरह से राह पर चल रही है उसी पर चलिए। नहीं, मैं फिर कहता हूं कि हमारे नतीजे जो आए, निश्चित रूप से हम जब बहुत अच्छा जीतते हैं और बहुत अच्छी लड़ाई कर, मेरी बात पूरी होने दीजिए भाई। आप अपनी बात थोड़ी कहने के लिए आप सवाल पूछिए, उसके बाद मेरी बात सुनेंगे ना। ठीक है, अगला प्रतिक्रिया भी सर लेना होता है, मैंने सुन लिया, पूरी कीजिए अपनी बात। अरे भाई, आप अपनी बात हमारे मुंह से क्यों फैलवाना चाहती हैं? पूरी कीजिए। जो आपने जो परसेप्शन बना रखा है मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलूंगा ना। वो जरूरी नहीं कि मैं वही बात बोलूं। तो मुझे पहले बात तो सुना करिए आप बात। आपने प्रश्न पूछा, मेरी जिम्मेदारी सर, मैंने बोल दिया, बोलिए आप। नहीं, पहले मेरा जवाब आप ले लेना, अन्य लोगों के पास जाइएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, अगर हमारी सीटें कम हुई हैं या बहुत अच्छी आती हैं, तो हम दोनों की समीक्षा करते हैं। लोकतांत्रिक दल होने के नाते, संगठन आधारित दल होने के नाते, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें या बहुत कहीं कुछ गड़बड़ भी हो, दोनों की समीक्षा करते हैं। उसके अनुरूप हम अपना काम, अगली योजना बनाते हैं, काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के समेकित उत्थान के लिए काम करती है, गरीबों के समेकित उत्थान के लिए काम करती है, और इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और उसमें किसी भी प्रकार का कोई, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें इन लोगों के अनर्गल प्रलाप के कारण हुई, कम हुई। एक पीडीए का नारा दिया था, जो इनका परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अपने परिवार के विकास के लिए इन्होंने पीडीए का नारा दिया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको जान लिया है, और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बहुत गंभीरता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है, जिसको सबको पता है। ठीक है, हमारे साथ सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, सुधा मिश्रा जी, जिस तरह से एक बनाया गया है कि 10 सवाल के जवाब देने होंगे, तब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, क्या कांग्रेस पार्टी बहुत देर कर चुकी है इन मामलों को लेकर? क्योंकि उपचुनाव में भी आपके 9 सीटों पर और 1 सीट को लेकर के कल ऐलान भी हुआ है। आप बता रही थी कि जिस तरह से गठबंधन में है तो आप सपोर्ट करेंगी, एक भी सीट पर देखा नहीं गया कि आपके कोई भी प्रत्याशी को उतारा गया है। 2027 का आगामी चुनाव भी है, किस रणनीति पर आपकी पार्टी काम कर रही है? खुशबू मैम, कल भी मैंने आपसे कहा था कि जब हम गठबंधन में होते हैं तो जो पार्टी लड़ रही है उसको सपोर्ट करते हैं, उसमें दिखना न दिखना वाला प्रश्न खत्म हो जाता है जी। तो तब भी हम सपोर्ट में थे, अब भी हम सपोर्ट में हैं। और जो आपका प्रश्न है हमारे संगठन को लेके, जाहिर सी बात है हर व्यक्ति अपने संगठन को, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए जो यथासंभव चीजें होती हैं वो की जाती हैं, और हम भी अपने संगठन को हर बूथ पे, हर स्तर पे सही करने के लिए, बेहतर करने के लिए, उसमें कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के साथ कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं उसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और जो सांगठनिक हमारी चल रही वार्ताएं, विमर्श चल रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं। जहां तक आप बार बार चुनाव में हमारे होने की, भाई गठबंधन है हमारा, सपा सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और जो मिल्कीपुर के चुनाव को रोका गया जानबूझ के, जो नाप का सवाल है भाजपा का, कि डर इतना ज्यादा था कि कब किया जाए, कब किया जाए, कब किया जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे अपनी ही ताल ठोकने वाली, अपनी पीठ पे दबाने वाली सरकार, जो रोज कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन से पैसा कम खर्च होगा, वही लोग मिल्कीपुर में 6 मंत्रियों को भेज रहे हैं। अब पैसा खर्च नहीं होगा, न मंत्री खर्च करेंगे, न सरकार उन पे खर्च कर रही है। तो जो ये कहते हैं और करते हैं, उसके बीच के अंतर को आप महसूस कर सकते हैं। हम तो गठबंधन में एक सपा के जो प्रत्याशी होंगे वो चुनाव लड़ेंगे, हम उनके साथ में हैं। सुधा मिश्रा जी, 2027 आगामी विधानसभा का चुनाव है, क्या गठबंधन के साथ ही नैया आपका पार लगेगा कि आपका भी कुछ स्टैंड होगा? मेरा सवाल ये है। खुशबू जी, जब हम गठबंधन में होते हैं तो नैया एक दूसरे के साथ पार लगती है, किसी के सहारे नहीं। दोनों की पतवार में हाथ होती है और दोनों बराबर से खेवनहार होते हैं। तो यहाँ पे हमारी नैया नहीं, हम इस उत्तर प्रदेश की नैया को बेहतर चलाने के लिए, जिनके हाथ में है
उनके हाथ में पतवार नहीं है, सिर्फ नाव ही नाव है, पतवार कहीं फेंक आए हैं वो लोग, क्योंकि जनता उनके साथ ही नहीं है, जनता को तो वो देखते ही नहीं है, अपने कुछ लोगों का साथ उनका विकास किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो इस समय नाव में है सरकार के रूप में, वो पतवार फेंक चुके हैं। हम जिस नाव में है उसमें पतवार हम दोनों के हाथ में है और नाव बहुत बेहतर तरीके से बाहर जाएगी। चलिए ठीक है, अभिषेक वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए सपा के प्रवक्ता। अभिषेक वाजपेयी जी, आपकी पार्टी की ओर से क्या कुछ रणनीति है और किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्योंकि उपचुनाव का ऐलान भी हो चुका है, आगामी विधानसभा चुनाव भी है। धन्यवाद खुशबू जी, क्योंकि सबको टाइम दिया आपने, तो मैं चाहूंगा कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि सभी लोगों ने बोला है और बालकृष्ण जी ने कई सारी चीजें बोली। उन्होंने बोला कि सबसे पहले कि संगठन और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है। अगर मतभेद नहीं था तो फिर संगठन सरकार से बड़ा होता है। कौन से मंत्री कह रहे थे, स्टूल मंत्री कह रहे थे। अब इन्होंने बोला कि इस बार जितनी सीटें आई पहले कभी आई नहीं है। अरे इस बार तो जितनी आपकी सीटें आई हैं सच में पहले कभी नहीं आई। इसी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को पहली बार जनता ने और विपक्ष ने मजबूर कर दिया कि सर माथे पर उन्होंने बाकायदा संविधान की पुस्तक को देखिए अपने सर माथे पर लगाया और पहली बार विपक्ष ने उनको मजबूर कर दिया कि जब उनको कहना पड़ा कि अब की बार एनडीए की सरकार, वरना हर बार क्या सुनने में आता था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तीसरी चीज अभी इन्होंने बात कही कि राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करते हैं। अगर ये राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करते तो शायद इनको हरियाणा में जाकर के कटेंगे और बटेंगे जैसे नारों का उपयोग ना करना पड़ता। अगर ये राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करते तो जल जीवन मिशन में आपने देखा कि 31,303 करोड़ रुपए का घोटाला किया इन्होंने, उसकी जरूरत ना पड़ती। अभी मैं तो हम तो भाई से पूछना चाहेंगे, मित्र से अपने, कि अब मिल्कीपुर चुनाव में कितने सारे पुलिस वाले असलहे और बंदूक राइफल लहराते हुए नजर आएंगे, इसके बारे में बता दे। थोड़ी मेरी जानकारी कम है तो कम से कम वो बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना डरी हुई है, इतना सहमी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पा रही है। इसी वजह से ये एक तरफ कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया हमने, तो मैंने पहले भी कहा ना कि आप समझ लीजिए ऐसा काम किया है कि इनके ही घटक दल के जो सरकार में मंत्री हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वीडियो भी वायरल किया था। उन्होंने उस वायरल वीडियो में यह भी कहा कि कई सारे बंदूक और असलहे आ चुके हैं। आप ये समझिए, उस बाकायदा वीडियो वायरल में भी इस बात को कहा। अभिषेक वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश की अभिषेक वाजपेयी जी, मेरा सवाल ये है कि पार्टी का स्टैंड कहां पर है? लोकसभा में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आपका, लेकिन विधानसभा के जिस तरह से 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, कुंदरकी भी आप चले गए, हार गए। कुंदरकी जो गढ़ थी आपकी वो भी आपने गंवा दिया। तैयारी किस तरह की है बूथ स्तर पर आगामी चुनाव के लिए? तैयारी आप किस तरह से कर रहे हैं? आपने मेरे आखिरी के वक्तव्य को आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने उसमें एक चीज बोला कि कितने सारे असलहे और बंदूक लहराते हुए नजर आएंगे प्रशासन के लोग, पुलिस वाले। जिस प्रशासन, देखिए जनता जनार्दन है, लेकिन उस जनता को अगर वोट ही डालने नहीं जाने दिया जाएगा तो कौन जीतेगा? और जो 2 सीट पर आप जीत करके आए हैं तो उस पर वोटिंग प्रक्रिया अच्छी हुई, आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी के 7 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया अच्छी चली? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी जिस समय लोकसभा में हमने जीत दर्ज की थी तब भी और अभी भी हम तो बाकायदा ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं, शासन प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। कह दीजिए कि नहीं हमने कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, हम तो अभी भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। क्या मिल्कीपुर पर भी प्रश्न चिन्ह ही लगेगा या फिर बूथ स्तर पर तैयारी होगी वहां पर? नहीं, देखिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, जनता जनार्दन तैयार है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश में हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर को कस चुका है भारतीय जनता पार्टी को उसकी असलियत दिखाने के लिए, क्योंकि ये लोकल मुद्दों के चुनाव लड़े जाएंगे और लोकल मुद्दे पे होंगे और हम जनता के बीच जाकर के इनकी असलियत दिखाने का वापस से काम करेंगे। जो जनता का धन ये अपनी जेबों में बांट करके रख रहे हैं उसको भी दिखाएंगे। जी, लौटूंगी आपके पास। तौकीर खिदवाई हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं। तौकीर, सवाल ले लीजिए। देखिए, सवाल तो मेरे पास तीनों प्रवक्ताओं के लिए है, लेकिन पहला सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहूंगा कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें जो जनता में जो मैसेज है, क्या भारतीय जनता पार्टी की छवि बेहतर है?
संगठन और सत्ता के बीच जो समन्वय है, क्या उसमें जो मैसेज जा रहा है वो ठीक जा रहा है? एक विधायक आपके हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो कह रहे हैं कि 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पे एलिगेशन लगाया। इसके अलावा लखीमपुर के 7 विधायक मुख्यमंत्री से मिलते हैं, वहां के एसपी को हटाने की गुहार लगाते हैं। इसी लखीमपुर में एक विधायक को एक वकील सरेआम थप्पड़ मारता है, फिर उसका उनका वीडियो वायरल होता है, लेकिन उसकी कार्रवाई में 12 दिन लग जाते हैं। उसी के बगल का जिला है जहां पर सिद्धार्थनगर, जहां पर एक विधायक, सहयोगी दल के विधायक वहां के एसपी को हटाने के लिए कई दिन तक धरने पे बैठे रहते हैं। लगातार एक मंत्री तो सुर्खियों में है ही, जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको पुलिस मारना चाहती है। एसटीएफ चीफ पे आरोप लगा रहे हैं वो कि षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, पैर पे गोली ना मारी जाए, सीने पे मारी जाए। क्या ये जो मैसेज है, इसके बाद जो कार्यकर्ता है आपका, क्या वो संगठित रहेगा? उसे क्या भरोसा है कि वो सरकार के साथ समन्वय बनाकर वो संगठन के पूरी जो चाल है उसके साथ चलेगा और हर चुनाव में साथ देगा? तो फिलहाल ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो खबरें हैं, ये इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे इसको रोकेंगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। निश्चित रूप से संगठन के दम पे हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं और हम अपना काम करते हैं। और जो अपने घोषणा पत्र में जिन बातों को लेके आते हैं कि सुशासन, अराजकता को समाप्त करेंगे, सुशासन को रखेंगे, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में लाएंगे, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम काम करते हैं। और 2014 से मोदी जी, उसके बाद 17 से लेकर आज तक योगी जी निश्चित रूप से इस काम को बहुत ही मजबूती के साथ अंजाम दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का अपराधी इस बात के लिए डरता है कि अपराध के बाद उसकी क्या स्थिति होगी। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों को डर लगता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खानदानी पार्टी ने जिस प्रकार से अराजकता फैला रखी थी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले के बाद पहले ये नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उस पर बैठा गुंडा। और अभी अभिषेक वाजपेयी ने बहुत सारी बात कही, मुझे ऐसा लगा थोथा चना बाजेगा ना। और तो मैं खानदानी सैफई खानदान के प्रवक्ता को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राजनीति का अपराधीकरण किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। राजनीति में अपराध का प्रवेश कांग्रेस ने शुरू कराया तो उसको पुष्पित, पल्लवित और फलित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। हमने उस पर अंकुश लगाने का काम किया है और प्रदेश को बीमारी राज्य से विकसित राज्य की ओर। सुनिए तब फिर कोई बात ना, आप सुनिए ना, आपके प्रश्न से एक सवाल करना है। जी सुन लीजिए। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल करना है कि सुधा जी मार्ग पे ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश को औद्योगिक राज्य बनाएंगे और जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में सुशासनिक और सुधा जी, मुझे आपसे सवाल करना है गठबंधन पर। बालकृष्ण पांडे जी, लौटूंगी आपके पास। मिल्कीपुर विधानसभा का विषय आया है क्योंकि आपसे खुशबू जी बात सुननी पड़ेगी। 3 प्रवक्ता सुधा जी 2 मिनट, सुधा जी को सुन लीजिए एक बार। उनका सवाल, उनके सवाल सपा के प्रवक्ता से भी है, बालकृष्ण पांडे से है, का सवाल भी विपक्षियों के मान लिए। सुन लीजिए, सभा के प्रवक्ता से उनका सवाल है, सुन लीजिए एक बार। जरा एक सवाल सुन लीजिए पहले। सुधा जी से सवाल है, कांग्रेस की प्रवक्ता से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जी सुधा जी, आपसे सवाल यह है कि आप कह रही हैं कि कांग्रेस गठबंधन का धर्म निभा रही है, लेकिन यह धर्म किसी एक प्रदेश तक सीमित क्यों है? जिस लोकसभा के, जो विधानसभा उपचुनाव में आप समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रही हैं, वही समाजवादी पार्टी दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ खड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, यानी कि आपके खिलाफ खड़ी है। तो आप एक तरफा इसको क्यों निभा रहे हैं? इसमें समाजवादी पार्टी तो आपके खिलाफ दिल्ली में आ गई है और यहां पर आप उपचुनाव न लड़कर बता रहे हैं कि हम सिर्फ समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। तो ये कैसा गठबंधन है जो सिर्फ एक तरफ से निभाया जा रहा है? और सुधा मिश्रा जी, एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि संसद में भी देखा क्या है कि अखिलेश यादव का जो राग था और राहुल गांधी का, वो बहुत अलग था। राहुल गांधी कह रहे थे कि अडानी मुद्दे पर बोल रहे थे, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संभल का मुद्दा बहुत जोर पकड़ रहा है, ना कि अडानी का मुद्दा। दोनों का जवाब। जी, दोनों लोगों का मैं जवाब देती हूँ। कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव में आती है और सपा अपने चुनाव चिन्ह के, दोनों अलग अलग राजनीतिक दल हैं। हमारा गठबंधन है, तो विचारधारा एक नहीं है, दोनों की विचारधारा अलग अलग है, दोनों के चुनाव चिन्ह अलग है, दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को। आगे बढ़ती हूँ। गठबंधन किया गया है भाजपा को हराने के लिए। अब हमें जहां भाजपा को हराना है, अपनी विचारधारा चेंज करनी नहीं है। हम विचारधाराओं का समायोजन नहीं कर रहे हैं, हम
भाजपा की कुनीतियों से, कुरीतियों से, और जिस तरह से इस देश में ये मंदिर, मस्जिद, उन्माद और न जाने क्या क्या फैला के इस देश के संवैधानिक स्थिति को डावाडोल करना चाहते हैं, उससे एक साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। विचारधारा मिश्रित नहीं हुई है, कोई पार्टी किसी में आके अपना विलय नहीं करा चुकी है, तो दोनों पार्टियों की कहाँ लड़ रहे हैं आप यहाँ पर उनके साथ दे रहे हैं, लेकिन वो तो आपके खिलाफ है दिल्ली में। नहीं, वो हमारे खिलाफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का चुनाव सपा लड़ रही है, उनका सहयोग कर रहे हैं। सपा नहीं, वो दिल्ली गए थे, केजरीवाल के साथ मीटिंग की, खुलेआम ऐलान किया है कि वो केजरीवाल के साथ खड़े हैं। बिल्कुल नहीं। तौकीर जी आप भी देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है और हमारा ध्यान मिल्कीपुर पे है। सपा मिल्कीपुर का चुनाव लड़ रही है, न कि जाके दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। तो आप लोगों को जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम साथ हैं उत्तर प्रदेश में। मिल्कीपुर के उपचुनाव में प्रवक्ता जो हमारे भाजपा के लोग हैं उनको पटखनी, क्योंकि नाक का सवाल है। जिस दिन मतलब कल अनाउंसमेंट हुआ, 6 मंत्री लगा दिए गए हैं। एक उपचुनाव, जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या ही बातें करते हैं। सुधा मिश्रा जी, जितना आप उत्साहित हो रही हैं, थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो रहा है कि राहुल गांधी जितना उत्साहित संसद में भी नजर नहीं आए थे। बहरहाल सपा के प्रवक्ता से तौकीर सवाल ले लीजिए। हमें अपने काम को करना है, किसी और को नहीं देखना। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक बाजपेयी जी, आपसे भी एक सवाल बहुत ही जरूरी है कि 2017 से लगातार आप चुनाव हारे हैं, सत्ता में नहीं वापसी कर पाए हैं, और इस बीच जब भी चुनाव खत्म हुए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा गया। और दूसरी बात है कि आपके ही नेताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे इस तरह के आरोप लगाए कि आप चंद नेताओं से घिरे रहते हैं। वो जो नेता जो 2017 में जिस तरह के आरोप लगाए जाते थे, वो 2024 तक वही नेता आसपास नजर आते हैं। तो संगठन में कौन सा बदलाव होगा? एक बात और कही जाती है, शिवपाल सिंह यादव को लेकर लगातार कहा जाता है कि उनका कद बढ़ रहा है, लेकिन संगठन में वो कहीं पर भी किसी प्रमुख पद पर नजर नहीं आते। वही स्थिति जो 2017 में थी, जहां पर दोनों लोग अलग थे, वही स्थिति 2024 में नजर आती है। बड़े चेहरे दरकिनार हैं, और इसके अलावा जो लोग आपकी सरकार आने के बाद मंत्री बनते हैं, वही बड़े बड़े पदों पर भी बैठे रहते हैं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है, जिसके अंदर अपेक्षा है कि उसको भी पहचाना जाए, उसकी भी क्षमता को देखा जाए, उसको भी ऊपर लाया जाए, तो वो कार्यकर्ता तो बड़ा मायूस हो जाता है। और जो बड़े नेता हैं, जैसे शिवपाल सिंह यादव को लेकर मैंने कहा कि उनकी बड़ी भूमिका रही 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन ना तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ना उनको विधानसभा में ना तो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तो इस तरह के जो मैसेज है, कैसे संगठन को मजबूत करेंगे? धन्यवाद तौकीर भाई, क्योंकि जब आप अपने प्रश्न कर रहे थे तो कई सारी चीजें उसमें आए। एक एक करके सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। जब आप ईवीएम की आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब लोकसभा में हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, तब भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ईवीएम मशीन पे प्रश्न चिन्ह उठाया था, और उससे हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि हमारी सीटें और बढ़ सकती थी, वोट परसेंटेज हमारे बढ़ सकते थे। एक बात। दूसरी चीज, आपने कहा कि आदरणीय शिवपाल यादव जी को, चाचा जी को दरकिनार किया जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव है, और बाकायदा अभी आपने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो चाचा जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों के सामने कहा था कि हम लोग 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके रहेंगे। हम लोगों ने ये प्रण लिया हुआ है, ये किसी और नहीं, चाचा जी ने ही कहा था ना। कॉन्फ्रेंस में कहा गया था, आदरणीय माननीय जी के बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे, वो कहीं और नहीं थे। दूसरी बात आपके प्रश्न का उत्तर। तीसरी बात, अभी आपने कहा कि संगठन की बात, जब आप कार्यकर्ताओं के मायूस होने की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ बड़े आश्वस्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने प्रवक्ता बनाया, और जिस समय लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय मुझे बाकायदा 4 लोकसभा की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जहां पे आंवला लोकसभा की दी गई थी, कन्नौज की भी दी गई थी, बरेली की भी दी गई थी, और अम्बेडकर नगर दी गई थी। बिहारी जी की कृपा से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझ पर भरोसा किया था। हम वो सीटें निकाल करके भी लेकर के आए थे, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उसमें युवाओं से लेकर के बहुत सारे बुजुर्गों का हमको आशीर्वाद मिला। मैं खुद भी उन जगह पे गया और वहां पे अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये हो गई आपके बातों की बात। और एक छोटी सी चीज, बेहद ही माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा